हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम आप लोगों को क्लोन के बारे में बताएंगे। देखिए जो क्लोन है ये बेसिकली अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट है। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने आपको उसकी कई सारी विशेषताएं करा दी है। इसके बाद देखिए जो क्लोन होता है ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। देखिए जो क्लोन होता है यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होती है। देखिए अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न ऐसी संतानें जो आनुवांशिक रूप से तथा शारीरिकी या जो आकार की तथा आनुवांशिक रूप से क्या होती है, समान होती है। देखिए अलैंगिक जनन से जो संतानें उत्पन्न होगी, जैसे मान लीजिए कोई संतान अलैंगिक जनन से बन रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो कोशिका है ये अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी है। अब इसमें क्या होगा कि अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो कोशिका बनी है ये सबसे पहले देखिए आकार के रूप से, ठीक है, यानी मॉर्फोलॉजिकली रूप से, आकार की यानी मॉर्फोलॉजिकली। तो देखिए मॉर्फोलॉजिकली जो है तो ये मॉर्फोलॉजिकली यानी आकार के रूप से भी तथा साथ ही साथ जेनेटिकली यानी कि आनुवांशिक रूप से भी। देखिए ऐसी अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई संतानें जो कि आकार के रूप से यानी मॉर्फोलॉजिकली और आनुवांशिक रूप से यानी कि जेनेटिकली, तो ऐसी संतानें जो अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनती हैं और आकार के रूप में भी तथा अनुवांशिक रूप में भी क्या होती हैं, आपस में समानता दर्शाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है तो उस प्लांट से देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई प्लांट है तो उस प्लांट से देखिए कई सारे यहाँ पे आगे चल के कई सारे उसकी नोड एंटीनोड से कई सारे प्लांट का निर्माण हो जाना। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये आकार के रूप में भी और यदि आनुवांशिकी रूप में भी समान है, तो इस प्रकार बनने वाली जो संतानें हैं या बनने वाली जो कोशिकाएं हैं इसको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न ऐसी संतानें जो आकार के रूप में भी तथा आनुवांशिकी रूप में क्या होती हैं, समान होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम अलैंगिक जनन से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखेंगे। देखिए अलैंगिक जनन की हमने आपको विशेषताएं तो करा दी है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट नोट डाउन करने होंगे आपको जो अलैंगिक जनन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए और पेपर में भी कई बार पूछा जा चुका है। देखिए अलैंगिक जनन से रिलेटेड जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए आप। देखिए कुछ नोट के तौर पे यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, तो अलैंगिक जनन से रिलेटेड पॉइंट है। देखिए जो नोट है यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या है इसमें कि जो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, जो अलैंगिक जनन होता है तो जो अलैंगिक जनन होता है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यह केवल और केवल किसमें होता है, एक कोश की जीवों में होता है, ठीक है। यह सामान्यतया यदि हम बात करें यानी ज्यादातर तो यह किसमें होता है, एक कोश की जीवों में, यानी जितने भी यूनिसेलुलर जीव होते हैं, ठीक है, तो यह किसमें होता है, एक कोश की जीवों का सामान्य लक्षण है, ठीक है। तो जो अलैंगिक जनन होता है यह क्या होता है, एक कोश की जीवों में सामान्य रूप से पाया जाता है। और देखिए इसमें क्या है, एक कोश की जीव यानी कि यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर को हम क्या बोलते हैं, एक कोश की। तो देखिए यूनिसेलुलर जो है तो यह एक कोश की जीवों में यानी कि यूनिसेलुलर जीवों में पाया जाता है। और देखिए यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं, जैसे बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल समझिए, जैसे यूनिसेलुलर जीव कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए जो किंगडम मोनेरा, ठीक है, यानी जगत मोनेरा जो है, जगत मोनेरा, और इसके अलावा जगत प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा। तो देखिए जगत मोनेरा और जगत प्रोटिस्टा ये दोनों जगत कैसे होते हैं, एक कोश की होते हैं यानी यूनिसेलुलर होते हैं। तो इनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब देखिए जो जगत मोनेरा होता है यह क्या होता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। पूरे के पूरे जो फाइलम मोनेरा होता है इसमें जितने भी जीव आते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं यानी एक कोश की होते हैं, और वो पूरे के पूरे क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिनमें कि स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, यानी स्पष्ट केंद्रक जो है वो एब्सेंट होता है। तो वो यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक जो है स्पष्ट प्रेजेंट होता है, वही प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक स्पष्ट केंद्रक जो है उसका अभाव होता है। तो देखिए ये जो जगत मोनेरा ये क्या होते हैं, ये पूरे के पूरे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं।
और जो जगत प्रोटिस्टा होते हैं ये कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी एक कोश की होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर तो होते ही हैं, साथ ही साथ में ये कैसे होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यानी ये कैसे होते हैं, एक कोश की यूकैरियोटिक जीव होते हैं। तो देखिए अलैंगिक जनन जो होता है वह केवल और केवल एक कोश के जीवों में सामान्यता लक्षण है, यानी एक कोश के जीवों में अधिकतर पाया जाता है। और ये जो एक कोश की जीव होते हैं या यूनिसेलुलर जीव होते हैं, जैसे जगत मोनेरा और जगत प्रोटिस्टा, और जो जगत प्रोटिस्टा के जीव होते हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं, और जगत प्रोटिस्टा के जीव जो होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे नोट करने वाला वो क्या है, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि अलैंगिक जनन जो है वो सामान्यतः एक कोश की जीवों का सामान्य लक्षण है। देखिए इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि यह कुछ पादपों एवं जानवरों में भी पाया जाता है, यह कुछ जानवरों तथा पादपों में भी पाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या नोट करना है कि यह कुछ जानवरों तथा पादपों में भी पाया जाता है। जो अलैंगिक जनन होता है वह एक कोश के जीवों का तो बेसिकली सामान्य लक्षण ही है, लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि यह कुछ जानवरों तथा पादपों में भी पाया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या नोट करना है आपको कि यह हायर इनवर्टिब्रेट्स, हायर इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है कि ये कुछ उच्च अकशेरुकी तथा जो कशेरुकी होते हैं, यानी जो वर्टिब्रेट होते हैं, यानी कुछ उच्च अकशेरुकी और सभी के सभी जितने कशेरुकी होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता, उनमें केवल और केवल क्या होता है, लैंगिक जनन ही पाया जाता है। तो देखिए तीसरा यहाँ पे नोट क्या करना है आपको कि यह कुछ उच्च कशेरुकी, कुछ उच्च अकशेरुकी, ठीक है, क्या कहा हमने, कुछ उच्च अकशेरुकी, यह कुछ उच्च अकशेरुकी, जैसे देखिए उच्च अकशेरुकी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, देखिए फाइलम मोलस्का और फाइलम आर्थ्रोपोडा जो होते हैं ये उच्च अकशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं, देखिए फाइलम मोलस्का, और फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो देखिए जो फाइलम मोलस्का है और फाइलम आर्थ्रोपोडा ये किसके अंतर्गत आते हैं, उच्च अकशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए जो उच्च अकशेरुकी होते हैं तथा सभी कशेरुकियों में, यानी जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें कि कशेरुक दंड या हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो होती है वो प्रेजेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो देखिए जो उच्च अकशेरुकी होते हैं तथा सभी कशेरुकी में अलैंगिक जनन जो होता है वो नहीं पाया जाता है, यानी उच्च अकशेरुकी में तथा कशेरुकी में क्या होता है, अलैंगिक जो जनन होता है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो सभी उच्च कशेरुकी तथा सभी कशेरुकी में अलैंगिक जनन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज नोट करनी है कि सबसे पहली चीज क्या थी कि ये सभी के सभी जो है एक कोश की या यूकैरियोटिक जीवों में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो अलैंगिक जनन होता है ये बेसिकली एक कोश की जीवों में पाया जाता है। और जैसे फाइलम मोलस्का और फाइलम देखिए जगत मोनेरा और जगत प्रोटिस्टा कौन कौन से थे, ये तो यूनिसेलुलर थे। तो जगत मोनेरा कौन सा था, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, और जगत प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। इसके बाद देखिए जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, ये कुछ जानवरों तथा पादपों में भी पाया जाता है। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि ये उच्च अकशेरुकी यानी हायर इनवर्टिब्रेट्स तथा साथ ही साथ जो भी कशेरुकी है यानी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। जैसे यहाँ पे देखिए जो उच्च अकशेरुकी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फाइलम मोलस्का और फाइलम आर्थ्रोपोडा के जितने भी एनिमल्स आते हैं वो क्या होते हैं, सभी के सभी हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं यानी उच्च अकशेरुकी होते हैं।
अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या है, यहाँ पे समझिए जो तीनों के तीनों चीज आपको नोट डाउन कर लेने, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लोन क्या होती है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न ऐसी संतानें जो कि आनुवांशिक रूप से तथा आकार के रूप से समान होती है, उनको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलैंगिक जनन की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए जो अलैंगिक जनन की विशेषताएं हैं, तो अलैंगिक जनन की विशेषताएं जो है कई टाइप्स की होती है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो देखिए जो अलैंगिक जनन होती है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे देखिए हम अलैंगिक जनन के प्रकार देखेंगे। ठीक है, अलैंगिक जनन के प्रकार। तो देखिए अलैंगिक जनन के प्रकार कई सारे होते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है उसमें, विखंडन। पहला पॉइंट क्या है, विखंडन। तो अलैंगिक जनन का जो पहला प्रकार होता है वो क्या होता है, विखंडन। विखंडन को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं विखंडन को हम फिजन बोलते हैं, फिजन। इसके बाद देखिए जो दूसरा पॉइंट होता है वो क्या होता है, खंडन। ठीक है, खंडन, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रेगमेंटेशन। खंडन को हम बोलते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, मुकुलन। मुकुलन को क्या बोलते हैं, मुकुलन या बडिंग। देखिए मुकुलन या बडिंग। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, विखंडन यानी फिजन। दूसरा पॉइंट क्या है, खंडन, फ्रेगमेंटेशन। तीसरा पॉइंट क्या है, मुकुलन। चौथा पॉइंट क्या हो गया, चौथा पॉइंट होता है यहाँ पे पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन। पांचवा पॉइंट क्या होता है, बाइस्पोर्स। बाइस्पोर्स का मतलब होता है बीजाणुओं द्वारा। ठीक है, बाइस्पोर्स या बीजाणुओं द्वारा। तो देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट हो चुके हैं। पहला पॉइंट अभी खंडन, दूसरा है क्या, खंडन। तीसरा है मुकुलन या बडिंग। चौथा है पुनरुद्भवन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन। देखिए इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है, बाई बीजाणुओं द्वारा यानी बाई स्पोर्स, इसको बोलते हैं बाई स्पोर्स यानी स्पोर्स के द्वारा। देखिए छठवां पॉइंट इसमें क्या है, छठवां पॉइंट इसमें होता है कायिक प्रवर्धन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखिए छठवां पॉइंट क्या होता है, कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है, कायिक प्रवर्धन। तो देखिए यहाँ पे अलैंगिक जनन के कई सारे प्रकार होते हैं। देखिए विखंडन। विखंडन में क्या होता है, कोई भी जीव जो होता है वो टूट करके क्या हो जाता है, अपने ही समान जो है 2 या 2 से अधिक संततियों का निर्माण करता है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, खंडन। खंडन में देखिए कोई भी जीव जो है वो टूट करके कई सारे भागों में बढ़ जाता है और हर एक भाग जो है वो अलग होकर के नए जीव का निर्माण कर लेता है। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, बडिंग या मुकुलन। इसमें कोई भी जीव जो है, इसमें क्या होता है, बड यानी कि कलिका निकलती है और कलिका आगे चल के क्या करती है कि नए जीव का निर्माण कर देती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या, पुनर्जनन जिसको बोलते हैं या पुनरुद्भवन। देखिए पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन। कोई भी पार्ट यदि मान लीजिए कोशिका का क्षतिग्रस्त हो गया है या मान लीजिए कोई भी बॉडी का पार्ट जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, इसके अलावा चाहे कोई भी किसी भी जीव है यदि उसके हम समझ सकते हैं कई सारे यदि अंग उसके मान लीजिए आपस में कट गए या कि किसी भी कारण से टूट फूट गए, तो वो कोशिकाएं जो होती है अपने आप मरम्मत करके वहां पे पुनर्नई कोशिकाओं को अपने आप निर्माण कर लेती है। यही तो होता है रीजनरेशन। इसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, बीजाणुओं द्वारा। यहाँ पे देखिए क्या होता है, कई सारे बीजाणु बनेंगे और बीजाणु आपस में क्या करेंगे कि नए प्लांट निर्माण कर लेंगे, तो बीजाणुओं द्वारा भी क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। इसके बाद देखिए छठवां पॉइंट क्या है, कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखिए कायिक प्रवर्धन भी कई टाइप्स का होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो को पसंद आई हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे जितने भी प्रकार हैं इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।